लोग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने वेरिएशन देखा था डायमेंशन के हिसाब से, लेंथ और एरिया के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर के हिसाब से कैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक इक्वेशन लिख रखा है कि जो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर से कैसे रिलेट करता है। ये तो स्टूडेंट जो हमने रिलेशन लिखा है वो रिलेशन ये आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन होता नहीं है, लेकिन जो वेरिएशन होता है वो बहुत ही छोटे स्केल पे होता है। इसका मतलब ये जो अल्फा डेल्टा टी का जो वैल्यू होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है 1 से। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को लिखते हैं। अब जाहिर सी बात हमें यहाँ पे बोला है अल्फा डेल्टा टी का वैल्यू। एक्चुअली ये जो वेरिएशन होता है वो ऐसे होता है कि ये जो वेरिएशन होता है डेल आर बाई आर, ये होता है अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा डी टी। ठीक है, मतलब चेंज इन या फिर फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है अल्फ़ा डी टी पे। ठीक है, अब ये जो अल्फ़ा डी टी का जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटा होता है 1 से। तो इसी के लिए हम इसको क्या करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग डरते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग सपोज मान लो कि अगर इसको हम एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल आर बाई आर डी आर बाई आर इक्वल्स टू अल्फ़ा डेल्टा डी। तो ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन निकल के आएगा। उसके बाद हम फर्दर इसमें अगर रेजिस्टेंस का इक्वेशन लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल रिलेशन आता है। तो ये एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन एक्चुअल में आता है, लेकिन क्योंकि अल्फा डेल्टा डी का वैल्यू बहुत ही छोटा है तो उस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन में ही हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वेरिएशन है वो लीनियर इक्वेशन के हिसाब से ही चेंज हो रहा होता है ऑब्जर्वेशन में, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए। तो इसी के लिए हम लोग जो भी होगा तो ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म हम लोग नहीं देखेंगे। जिसको करना होगा इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा। उसके बाद अगर आप रेजिस्टेंस को लिखोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में हम अल्फा डेल्टा टी को बहुत ही छोटा करेंगे तो चेंज बहुत ही छोटा आता है। तो इसी के लिए उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में हम लोग काम करते हैं। तो ये मैथमेटिक्स है टोटली। हमको जो काम करना है वो इसी पे काम करना है। टोटल सिलेबस मेरा इसी पे है कि आर टी जो होता है वो क्या होता है, तो आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, जहाँ पे अल्फा जो होगा वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि एक यूनिट डिग्री टेम्परेचर पे कि चेंज इन जो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो कैसे हो रहा है ये ही बताता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट कोई भी सॉलिड कंडक्टर का ये बोलता है कि अगर एक यूनिट चेंज कर रहे टेम्परेचर में तो उसके हिसाब से जो फ्रैक्शनल चेंज जो होता है रेजिस्टेंस में वो कितना होता है, ये इसको बताता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये अल्फ़ा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आर टी जो हमने लिखा है, आर टी क्या होता है, कोई भी टी टाइम पे टेम्परेचर है। ठीक है, कोई भी टी टेम्परेचर है, मान लो कि 50 डिग्री हो सकता है, 80 डिग्री हो सकता है, ये कोई भी टी टेम्परेचर है। तो आर नॉट क्या है, तो आर नॉट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं। और रेफरेंस टेम्परेचर हम लोग दो टाइप से बनाते हैं, या तो हम लोग 0 डिग्री टेम्परेचर को रेफरेंस टेम्परेचर लेके बना देंगे कोई भी कंडक्टर को, या और या फिर 20 डिग्री सेल्सियस को रेफरेंस टेम्परेचर लेंगे। तो दोनों केस में हम लोग रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री को भी लेते हैं, 20 डिग्री को भी लेते हैं। और जहाँ पे अल्फा का बात होता है, अल्फा क्या होता है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, जो हमने बताया कि पर यूनिट डिग्री सेल्सियस के चेंज पे कैसे फ्रैक्शनल चेंज होगा रेजिस्टेंस में, ये बताता है। ठीक, तो आई होप यहाँ पे जो भी हमने जो इसमें लिखा हुआ है उसको हमने सब डिस्क्राइब करा। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे। ओके, तो अब अगर इस केस में हम लोग देखें तो पहले ही हमने बोला कि जब ये रिलेशन जो होता है ना रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में, वो एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है। तो इसका ग्राफ जो होगा वो भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियल रिलेशन का होगा। तो सपोज मान लो कि अगर कोई भी कंडक्टर के लिए अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन का ग्राफ हो गया। अब अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो मेटल के केस में क्या होता है कि मेरा हमेशा अल्फा जो होगा, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इस रिलेशन में हम लोग देखेंगे तो मान लो कि यहाँ पे अगर हम उसी वेरिएशन को लेते हैं, डी आर को हमने लिखा था डी आर बाई आर इक्वल टू कितना लिखा था, अल्फा डी टी। ठीक है, तो अगर हम वेरिएशन लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी इक्वल टू कितना होगा, तो अल्फा इंटू आर। ओके, अब आर तो मेरा कॉन्स्टेंट है और पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब हमको देखना पड़ेगा जो चेंज इन रेजिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी टेम्परेचर, वो कैसे चेंज कर रहा है। तो क्योंकि हमको पता है कि इसका रिलेशन जो होता है, जो ग्राफ जो बनेगा वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। तो अगर हम इस पी पॉइंट क्यू पॉइंट और पे निकालेंगे स्लोप इसका, तो क्योंकि डी आर बाई डी टी करेंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर है और ये रेजिस्टेंस है,
तो इसका स्लोप निकालेंगे तो मान लो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो पी पॉइंट पर स्लोप मेरा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और ये मेरा मान लिया θ1 हो गया। वैसे ही अगर क्यू पॉइंट पर अगर स्लोप देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा और ये मेरा हो जाएगा θ2, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो θ1 और θ2 में क्या है, तो θ1 जो है वो θ2 से क्या है, छोटा है। तो अगर हम स्लोप निकालेंगे तो tan θ1 जो होगा वो छोटा हो जाएगा tan θ2 से। अब tan θ1 और tan θ2 क्या है, स्लोप है। तो अब बताइए dr/dt क्या होगा, यही देगा dr/dt, इसका स्लोप ही होगा। तो इस कंडीशन में लोग बोल सकते हैं कि दोनों का स्लोप किसका ज़्यादा है, तो क्यू पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा है। तो क्यू पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा है मतलब अब एक्चुअली हम लोग देखें तो ये सारा वैल्यू भी क्या है, वो थीटा 90 डिग्री से छोटा है। तो जब भी थीटा 90 डिग्री से छोटा होता है तो सबसे पहली बात है tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये फिर जैसे जैसे हम लोग ग्राफ में ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो हमको यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमने जो बोला कि डी थीटा यहाँ पे क्या होगा, dr/dt वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, जैसे कि ग्राफ से हमको देख रहे हैं। तो dr/dt पॉजिटिव होगा, इसका मतलब आर, ये जो आर जो रेजिस्टेंस है वो तो पहले से पॉजिटिव है, क्योंकि रेजिस्टेंस को नेगेटिव मतलब कोई होता नहीं है। तो इस केस के लिए जो अल्फा जो है वो अल्फा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमने ग्राफ जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ किसका बनाया था, तो हमने सॉलिड कंडक्टर का बनाया था। तो कंडक्टर के केस में जब भी अल्फा जो होगा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। तो इस केस में जो हमने यहाँ पे ये अल्फा का वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 जो लिखा है ना, वो इसको कैरेक्टराइज कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एज फॉर एग्जाम्पल कॉपर के केस में अगर अल्फा का वैल्यू देखें तो कितना होता है, 4 × 10⁻³ पर यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो आपको समझ में आ रहा है कि यूनिट डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे इंक्रीज करेगा, वो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखें तो अल्फा जनरली जो होता है वो क्या होता है कि इस केस के लिए मतलब कंडक्टर के केस के लिए हम लोग उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि कांस्टेंट फॉर गिवन मेटल फॉर ए गिवन रेफरेंस टेम्परेचर, एक गिवन रेफरेंस टेम्परेचर के लिए हम लोग उसको कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, सॉलिड कंडक्टर का ग्राफ क्या होता है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच का। तो जैसे कि हमने बोला रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता है, एक्चुअल वेरिएशन वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो इसका ग्राफ भी होगा वो कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ हम यहाँ पे ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी ग्राफ दिखाए हैं, 3 टाइप का ग्राफ दिखाया है। एक सॉलिड कंडक्टर का है यानी कंडक्टर का है, ठीक है। एक दूसरा ग्राफ बनाया हमने सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर के केस में ये जो ग्राफ बनाया है ना उल्टा बनाया है। उल्टा में क्या होगा कि हम अभी समय के साथ देखेंगे कि इस केस में जैसे कि मेटल केस में अल्फा जो होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव आया, इस केस में नेगेटिव आएगा, ठीक है। वो अभी हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे एक केस आता है मिक्सचर ऑफ कंडक्टर के लिए। तो मिक्सचर ऑफ कंडक्टर जो होता है वो है मिक्सचर ऑफ कंडक्टिंग बॉडी। मान लिया कि दो मेटल को मिक्स करके एक तीसरा एलवाई बना दिया। तो एलवाई का जो वेरिएशन होता है रेजिस्टेंस का वो लगभग कांस्टेंट होता है टेम्परेचर में। अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप dr/dt जो आएगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं ये मेटल का या कंडक्टर के केस में हमको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और कैसे बढ़ता है तो हमको पता चल गया इस रिलेशन से, ठीक है। इस रिलेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन से क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, क्योंकि वेरिएशन मेरा बहुत ही छोटा है जैसा कि हमने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। चलिए तो ये तो रेजिस्टेंस का बात हो गया। अब इसी का सिमिलर पोर्शन होता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस साथ साथ ही टेम्परेचर के साथ साथ डायमेंशन पे भी डिपेंड करता था। तो डायमेंशन का वेरिएशन हमने देख लिया था। अब अगर इसके प्रॉपर्टी के माने अगर कोई भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे तो जैसे कि रेजिस्टिविटी तो सब्सटेंस का प्रॉपर्टी था, तो उसका वेरिएशन टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता है, तो उसका भी एक्सपोनेंशियल वेरिएशन ही होता है। लेकिन जैसे कि अल्फा डेल्टा टी हमने इस केस के लिए देखा था तो उसके लिए भी बहुत ही छोटा होता है। तो उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी जो हम लोग रेजिस्टिविटी का केस देखेंगे तो रेजिस्टिविटी के केस के लिए भी मेरा जो वेरिएशन होगा टेम्परेचर के साथ वो लगभग लीनियर इक्वेशन का ही हम लोग यूज़ करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो कैसे वैरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर किसी भी कंडक्टिंग बॉडी का अगर रेजिस्टिविटी डिफाइन करना है तो वो करते हैं हम लोग ρT = ρ0, जो इनिशियल या रेफरेंस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी डिफाइन किया हुआ है वो, प्लस अल्फा × डेल्टा टी, ठीक है। ये भी इक्वेशन लीनियर क्यों आया है,
क्योंकि अल्फ़ा डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटा वैल्यू है, ठीक है। अब हमने देखा कि रेजिस्टिविटी का केस अगर देखेंगे तो इसका भी ग्राफ तो सिमिलर टाइप का ही होगा, क्योंकि ये भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो कंडक्टर के केस में वही ग्राफ जो हमने अभी रेजिस्टेंस में हमने जो डिस्कस करा, वही मेरा कंडक्टर के केस में भी वही ग्राफ होगा। यहाँ अगर यहाँ स्लोप निकालेंगे तो वैसे ही ये वेरिएशन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेरिएशन देख रहे हैं स्लोप, तो स्लोप हमेशा थीटा डिग्री से 90 डिग्री से छोटा होगा। तो 90 डिग्री से छोटा में अगर टेन थीटा होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा उसका फ्रैक्शनल चेंज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस का, या रेजिस्टिविटी का भी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन एक केस इसमें हम लोग देखते हैं, अगर सपोज मान लो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कराते हैं तो फिर वो वेरिएशन मेरा डिस्ट्रक्ट होने लगता है। अब चलिए, अब सपोज मान लो कंडक्टर के इतना बहुत सारा हो गया, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन पे आपको आएगा भी नहीं। अब हम लोग बात करते हैं सेमी कंडक्टर के केस का। तो सेमी कंडक्टर केस के लिए अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो फॉर्मूला तो मेरा सेम ही होगा। उस केस में मेरा जो ये जो कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है ना, वो नेगेटिव हो जाता है। कैसे नेगेटिव होता है तो हम इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो इस केस के लिए अगर हम लोग फिर से इसका वेरिएशन दिखाएं, जो कि मेरा एक्सपोनेंशियल वेरिएशन था, तो वो हो जाएगा मेरा डी रो बाई रो डिवाइड इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा डी टी, ठीक है। अब इस केस के लिए अगर हम लोग देखिए तो डी रो जो है यानी डिफरेंशियल रो विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल टेम्परेचर, वो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू रो हो जाएगा। अब ये जो रो है वो रेफरेंस टेम्परेचर पे वैल्यू है, तो पॉजिटिव ही होगा। अब यानी अल्फा जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, टोटल डिपेंड करेगा कि इसका जो स्लोप है वो कैसे चेंज हो रहा है, या उसका स्लोप क्या बोल रहा है। तो डी रो बाई डी टी का अगर ग्राफ देखेंगे तो जाहिर सी बात है सेमी कंडक्टर के केस के लिए जो ग्राफ होता है वो ऐसा है, ठीक है। अब इस केस के लिए आप किसी भी पॉइंट पे अगर बस आप स्लोप डालोगे, ये रेजिस्टिविटी हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप क्या करोगे, अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप का जो एंगल आएगा, यानी ये थीटा जो आएगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। अब जब कभी भी अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री में थीटा जाएगा तो उसका टैन थीटा जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी डी रो बाई डी टी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्लोप है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो ये तो नेगेटिव ही आएगा। अब इसमें चेंज भी नेगेटिव ही आता है। तो उस केस के लिए हम, ये तो रो तो पॉजिटिव है, यानी इस केस के लिए हम अल्फा को क्या बना सकते हैं, तो नेगेटिव बना सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अल्फा फॉर द सेमी कंडक्टर वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी इस रिलेशन का जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो अल्फा का जो वैल्यू डालेंगे वो क्या डालेंगे, तो नेगेटिव डालेंगे। उस केस के लिए अगर तुम देखोगे तो टेम्परेचर जो होगा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, सेमी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या करता है, तो डिक्रीज करने लगता है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यानी जब रेजिस्टिविटी उसका डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा कंडक्टिंग बिहेवियर शो करने लगता है सेमी कंडक्टर के केस। वहीं अगर टेम्परेचर डिक्रीज करने लगेगा तो वहीं सेमी कंडक्टर कैसा बन जाता है, तो इंसुलेटर का केस को फॉर्म कराने लगता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ओके। इसके आगे वाले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने अल्फा के बारे में देख लिया था कि सॉलिड कंडक्टर के केस में कैसा होगा और सेमी कंडक्टर के केस के लिए कैसा होगा, ठीक है। अब इसका वेरिएशन जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा, इसका ग्राफ भी देख ही लीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लें कि ये मेरा कॉपर का है, मतलब सॉलिड कंडक्टर का केस का है, तो जनरली फॉर ये यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर के जो वेरिएशन है बहुत हाई नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में जब भी हम सॉलिड कंडक्टर का केस देखेंगे जो मेरा प्रैक्टिकल केस है यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग प्रैक्टिकल केस बोले कि तो हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना था, तो रोटी का मेरा इक्वेशन जो था वो क्या था, रोटी इक्वल्स टू क्या था, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये मेरा कैसा वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन। तो जब भी कंडक्टर के केस में देखेंगे तो मेरा वेरिएशन जो हमको पढ़ना है वो वेरिएशन वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, ठीक है। यानी रो और टी के बीच का जो ग्राफ मेरा आएगा वो अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। इस केस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कांस्टेंट वेरिएशन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए वही है कि सेमीकंडक्टर के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, घटेगा, और वो कंडक्टिंग बिहेवियर को शो कराता है, ठीक है। अब इसका केस एक ये भी होता है, सुपर कंडक्टर का भी केस होता है। तो सुपर कंडक्टर में भी आप लोग देख सकते हो, सुपर कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि वो छोटे वाले टेम्परेचर पे ही अचीव होता है। तो नॉर्मली अगर कोई भी कंडक्टर को देखे, जो भी अचेबल कंडक्टर जो सुपर कंडक्टर बना हुआ है, ठीक है, उस केस के लिए देखिए तो जो नॉर्मली टेम्परेचर पे जो होता है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, जो रूम टेम्परेचर वो कितना होगा, तो आपका 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो उस केस में वो सिंपल कंडक्टर की तरह
ट्रीट करेगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट अगर 4 केल्विन के पास जाओगे ना, तो एकाएक उसका स्लोप जो होता है ना, वो एकाएक उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, धड़ाम से 0 हो जाता है। ठीक है, तो देखो इस केस में भी अगर तुम स्लोप निकालोगे ना, तो कुछ ना कुछ आएगा। ये कौन सा टेम्परेचर है, तो ये बड़ा टेम्परेचर है। देखो टेम्परेचर इस साइड में क्या हो रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो इधर कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। अब टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है ना, वैसे वैसे स्लोप क्या हो रहा है, इसका 0 होते जा रहा है, 0 होते जा रहा है, 0 होता है। जैसे ही 4 डिग्री के आसपास होगा केल्विन, 4 केल्विन के आसपास होगा, तो आराम से क्या हो जाएगा, इसका स्लोप 0 हो जाएगा। इसका मतलब खत्म। यानी उस कंडीशन में जो कंडक्टर, पर्टिकुलर कंडक्टर है, वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी ही खत्म हो गया। ठीक है, तो खैर ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसी ग्राफ से आप लोग या इसी रिलेशन से भी आप लोग को समझ में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जो दो रिलेशन हमने देखा है, उस रिलेशन पे हमने क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है। क्वेश्चन में क्या है, एक कॉपर कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी रेफरेंस टेम्परेचर ले लिया है 0 को। ठीक है, तो R0 कितना दे रखा है, 20 ओम दे रखा है। ठीक है, उसका बोल रहा है एंड रेजिस्टेंस ऑफ 226.4 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस, यानी RT जो है, टी टेम्परेचर जो 80 डिग्री सेल्सियस पे है, और T0 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, उस पर आपको दे रखा है 26.4 ओम का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इस केस के लिए जब ऐसा ये इंक्रीज कर रहा है ना, तो आपको बताना है कि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होगा। ठीक है, तो देखिए चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, डेल टी जो हो गया वो 80 माइनस 0 हो गया, यानी 80, और आर टी आपको है, तो रिलेशन आपको डायरेक्ट लगा सकते हो। आर टी इक्वल टू कितना होगा, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी में टेम्परेचर इक्वल टू R0 का वैल्यू 20 दे रखा है, 1 प्लस क्या करोगे आप, 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू ही निकालना है, सॉरी, तो अल्फ़ा इंटू चेंज इन टेम्परेचर इज 80। ठीक है, और आर टी आपको दे रखा है, आर टी इज़ वॉट, तो आर टी इज़ 26.4। ठीक है, अब जब हम इसको अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो अल्फ़ा मेरा आ जाएगा 26.4 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 80। समझ में आ रही बात? तो ये ऊपर हो गया 6.4, नीचे हो गया 20 इंटू 80। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 64 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 800, इसको कर लेते हैं, तो इसको 8 8 जा, और ये 4 हो गया, तो कितना हो गया, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, और इसका पर डिग्री सेल्सियस, यानी एक यूनिट डिग्री सेल्सियस के चेंज पे इसका रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन होगा वो ऐसे होगा। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें मेरा काम बन गया। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि यूनिट डिग्री सेल्सियस के चेंज पे दो इसका फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ मेटेलिक वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 120 एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे रेफरेंस क्या ले लिया, तो R20 को ले लिया, तो ये कितना है, तो 120 दे रखा है। ठीक है, टी जो 0 हो गया वो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसके बाद फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ सेम मेटेलिक वायर राइजेज टू इतना। अब सेम मेटेलिक वायर के RT पे टेम्परेचर, सॉरी, रेजिस्टेंस कितना होता है, 240 ओम का हो जाता है। ठीक, और इसका अल्फ़ा इसमें दे रखा है, अल्फ़ा है जो है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 40 है पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो आपको बताना है कि किस टेम्परेचर पे ये वाला वैल्यू अचीव करेगा। तो बस सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आर टी इक्वल्स टू कितना हो गया, R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो हमको क्या निकालना है, तो टेम्परेचर निकालना है, तो डेल्टा टी को क्या लिखोगे, तो RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, अब ऑलरेडी सब चीज़ इसमें तुमको पता है, तो ये मेरा हो जाएगा आर टी हो गया कितना है, 240 माइनस 200, सॉरी 120 डिवाइडेड बाई 120, क्योंकि R0 120 है, इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 40। ये मेरा हो गया। अब इससे जो भी कैलकुलेशन आएगा तो ये क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, यानी T माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसको इक्वेट कर देना है और T का वैल्यू यहाँ पे निकाल देना है। तो आई होप ये आपको क्लियर है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सेल के बारे में और इसका फर्दर हम लोग क्लैरिफिकेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।